Good morning, students. Today, our topic of discussion is theories of balanced and unbalanced growth, part 2. In our previous lecture, we have discussed about the theories of balanced growth. Now, in today's lecture, we will discuss theories of unbalanced growth and also do a comparison between balanced and unbalanced growth strategies, and will find out that which growth strategy is better for developed and underdeveloped countries. So first of all, we have to know what is unbalanced growth. The main advocates of unbalanced growth strategy were Hirschman, Rostow, Fleming and Singer. ये वो अर्थशास्त्रीय हैं जिन्होंने की अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को सुटेबल बताया फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि एक बात पहले ही क्लियर हो रही है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है दैट इज सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अल्प विकसित देशों के लिए अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो सुटेबल है। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, क्या मतलब है इसका। अनबैलेंस्ड ग्रोथ मींस इन्वेस्टमेंट being made in some selected industries or sectors of the economy. जब हम अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स या क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। यानी कि जब निवेश पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के में किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। यानी कि जब हमने कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही निवेश को चुना है, दैट मीन्स कि हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। इम्बैलेंस क्रिएट करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, पावर और दूसरी तरह की ऑब्स्टेकल्स जैसे कि कीमतों का एकदम से बढ़ जाना। यानी कि जब हम एक क्षेत्र का ही विकास करेंगे उसका प्रभाव हमारे दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। एक सेक्टर की ग्रोथ दूसरे सेक्टर को भी ग्रो करने के लिए मजबूर करेंगी। यानी कि ये जो हमने इम्बैलेंसेस या एक तरह की ये जो हमने रुकावटें पैदा की हैं, ये रुकावटें दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी, दूसरे क्षेत्रों के लिए निवेश की अपॉर्चुनिटीज का काम करेंगी। नाउ जब हम नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं ड्यू टू इम्बैलेंसेस, जिससे कि उन क्षेत्रों में भी निवेश होना शुरू हो जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था विकास की गति को प्राप्त कर लेती है। क्या जाना हमने कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत हम सभी क्षेत्रों में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र उस इम्बैलेंस के क्रिएट होने की वजह से वहां हम दूसरे क्षेत्रों को भी मजबूर करते हैं निवेश करने के लिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था विकास की गति को प्राप्त करती है। अब हम हरिशमैन के व्यूज को जान लेते हैं। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है इट इज अ चेन डिसइक्विलिब्रिया दैट मस्ट बी केप्ट अलाइव rather than eliminate the disequilibria to which profits and losses are symptoms in a competitive economy। वो कहता है कि डेवलपमेंट जो है एक तरह की चेन है डिसइक्विलिब्रियम की, जिसमें कि हमें इस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म नहीं करना, हमें इस डिसइक्विलिब्रियम को जिंदा रखना है, अलाइव रखना है। क्यों? क्योंकि कहता है लाभ और हानियां किसी भी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के
सिम्टम्स हैं कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो अगर इकोनॉमी ने ग्रोथ पाथ की ओर अग्रसर होना है तो हमें टेंशंस, डिस्प्रपोर्शंस और डिसइक्विलिब्रिया को मेंटेन रखना है, इसे समाप्त नहीं करना। अब जान लेते हैं प्रोफेसर हिगिंस क्या कहते हैं। वो कहते हैं डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे? अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से। डेलिब्रेट अनबैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी in accordance with the pre-designed strategy is the best way to achieve the economic growth. अगर हम अपनी इच्छा से इकोनॉमी में असंतुलन क्रिएट करते हैं जो कि हमारी एक पहले से प्री डिजाइंड स्ट्रेटजी के तहत होता है, तो वो एक सबसे अच्छा तरीका है आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो हरीश मैन क्या कहते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के बारे में? उन्होंने इसका जिक्र किया अपनी फेमस बुक स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो किस विचारधारा के थे वो हम जान चुके हैं कि वो कहते हैं इकोनॉमी में टेंशन क्रिएट करो, डिसइक्विलिब्रिया क्रिएट करो और कुछ स्मॉल सेक्टर्स में ही, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही निवेश करो। So he is of the view that keeping alive imbalances in the economy in a definite manner is one of the best methods of economic development. तो वो कहते हैं कि अगर हम अर्थव्यवस्था में इम्बैलेंसेस को क्रिएट करते जाएंगे तो हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकेंगे। तो वो कहते हैं some important industries alone should set up. As a result, new opportunities of investment arises because of external economies and complementarities. तो वो कहता है कि अगर हम कुछ important industries में ही निवेश करेंगे जिसके रिजल्टेंटली नए निवेश की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, किसकी वजह से? जिसकी वजह से जो कि हमने इम्बैलेंसेस क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेंगी और कॉम्प्लीमेंटैरिटीज की वजह से हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया है कि अगर हम ए इंडस्ट्री का विकास करते हैं तो ए इंडस्ट्री किस तरह की एक्सटर्नल इकोनॉमीज को जनरेट करेगी जिससे कि बी इंडस्ट्री का विकास पॉसिबल है, और बी इंडस्ट्री के विकास के होने की वजह से बी इंडस्ट्री ऐसी एक्सटर्नल इकोनॉमीज पैदा करेगी जिससे कि सी इंडस्ट्री का विकास संभव हो पाएगा। और वो कहता है कि ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि ए की वजह से बी, ए कारण बना बी की ग्रोथ का, बी कारण बनी सी की ग्रोथ का। तो इनिशियली हमने निवेश किया था ए में और ए में निवेश होने की वजह से बी का विकास हुआ और बी में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से सी का विकास हुआ। So technical complementarity means that increased production of a commodity and marginal production or marginal cost of B will fall or its demand will rise. कहता है A में इस तरह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज पैदा होंगी, टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो पैदा होगी जिसकी वजह से कि बी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और मांग आगे से बढ़ जाएगी जिससे कि बी का विकास संभव हो पाएगा। ना जो हमारे पास निवेश है, हरीश मैन कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, उस निवेश को करने के भी दो तरीके हैं। या तो हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करें। अब यहाँ सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या है? हमारी बिल्डिंग्स, हमारी रोड्स, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, हमारी पावर, इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ऑल दीज आर रिलेटेड टू सोशल ओवरहेड कैपिटल।
तो हरीश मैम कहते हैं या तो सबसे पहले हम सोशल ओवरहेड कैपिटल को डेवलप कर लें, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, बिल्डिंग्स, पावर, इरिगेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, जिसके बिना की हमारी डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करेंगे तो हरीश मैन ने उसको नाम दिया है डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल का निवेश है ये प्रोत्साहित करेगा निवेश को कहाँ पे, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। तो अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करते हैं तो उसकी वजह से डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का विकास संभव है। अब ये आपके मन में सवाल है कि डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या है? इट इज इन्वेस्टमेंट विच कॉजेस फाइनल प्रोडक्शन टू इंक्रीज, यानी कि फाइनल प्रोडक्शन कौन सी, जो रेडी टू कंज्यूम है, जो कंज्यूमर जिसको रेडी है कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज में जो निवेश होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो निवेश होता है, दैट कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट अंडर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। नाउ वी कम टू द अनबैलेंसिंग प्रोसेस। तो ये कैसे होएगी अनबैलेंसिंग प्रोसेस? अब हमने ये असंतुलन कैसे क्रिएट करना है, या तो ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, किसके शॉर्टेजेस हैं रिसोर्सेज के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के, अल्प विकसित देश जो हैं उनके पास पूंजी की कमी पाई जाती है, कैपिटल की कमी है। तो निवेश हम कुछ ही क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो कहते हैं ड्यू टू द शॉर्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, या तो सोशल ओवरहेड कैपिटल या डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, टू क्रिएट अनबैलेंस। तो अगर हम एक्सेस कैपेसिटी के द्वारा डेवलपमेंट चाहते हैं, दैट मींस कि हम पहले कहाँ निवेश कर रहे हैं, सोशल ओवरहेड कैपिटल में। और अगर हम, ये है फर्स्ट केस जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड केस क्या है, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यहाँ हम क्या करें, कहाँ पे निवेश करें, पहले डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। तो हम फर्स्ट केस पहले एक्सप्लेन करते हैं, डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी और अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद सोशल ओवरहेड कैपिटल। यानी कि हमने कहाँ फिर निवेश कर दिया, सोशल ओवरहेड कैपिटल में पहले, जिसकी वजह से कि ऐसी एक्सटर्नल इकोनॉमीज पैदा होंगी जो कि एनकरेज करेंगी निवेश करने के लिए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। जैसे कि अगर हमारी रोड्स, हमारा यातायात के सभी साधन, हमें पावर की फैसिलिटीज है, हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी हैं, पावर की फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो दैट मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज है, जब उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चीप है, सस्ती है, तो वो क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रीज में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। तो एक तरह से हम हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करने के लिए, सस्ती बिजली ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। सस्ती बिजली किसकी वजह से थी, सोशल ओवरहेड कैपिटल की वजह से। और उसने किसको खींचा, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी को, यानी कि जो प्राइवेट निवेशक है वो निवेश करने को तैयार है इंडस्ट्रीज में। क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सस्ती मिल रही है, अच्छी रोड्स बनी हुई है, यातायात के साधन पूरे डेवलप्ड है, तो इसीलिए उसने डीपीए डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में निवेश करने की सोची। क्यों, क्योंकि सोशल ओवरहेड कैपिटल ऑलरेडी डेवलप्ड है। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि सोशल ओवरहेड कैपिटल के द्वारा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनिशियली, तो किसान जो है वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे। क्यों, क्योंकि उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। सो इट इज क्लियर कि ड्यू टू initial investment in social overhead capital, we are ready, or we can say we are encouraged to invest in DPA, direct productive
एक्टिविटीज. So this is the first case. Now I am going to discuss the second case. हरीशमैन कहते हैं कि अगर हम डायरेक्टली सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करते हैं तो ये डीपीए को, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी को प्रोत्साहित करता है. लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पहले निवेश करते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है, ये टेंशन क्रिएट करता है. जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाता है तो नेक्स्ट उसकी डिमांड क्या होगी, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर मिल रही है. अगर नहीं मिल रही तो फिर वो क्या करेगा, ही विल क्रिएट प्रेशर. प्रेशर किसके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर कि सड़कों का निर्माण किया जाए, बिजली सस्ती मुहैया की जाए, या किसान कहेगा कि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में निवेश करने से तो वो भी प्रेशर डालेंगी, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, टेंशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे टू जनरेट सोशल ओवरहेड कैपिटल. सो इसको कहते हैं डेवलपमेंट वाया शॉर्टेजेस ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल या अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्ट प्रोडक्टिव activity. So this is our second case. Now, कहते हैं कि हरीशमैन कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल, तो इस केस में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता. इट इज सेल्फ प्रोपेलिंग, अपने आप विकास अपनी गति को प्राप्त करता है. लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पहले निवेश करते हैं तो इससे हमें हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हमें शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है. किस चीज की शॉर्टेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सोशल ओवरहेड कैपिटल की. तो जो कि पॉलिटिकल प्रेशर्स के द्वारा ही संभव हो पाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द टू प्रोसेसेस. वन, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल में, सेकंड अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में. तो ये डायग्राम है अब आपकी स्क्रीन में. एक्स एक्सिस पे है इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल, Y एक्सिस में है इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. ये जो O लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन, ये जो 45 डिग्री की लाइन है जो X और Y को बीचों बीच काट रही है, दिस इज पाथ ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट G एंड सो ऑन. यहाँ K पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ जो आपको एरो दिख रहा है वो मिसिंग है. तो DGK ये जो है ये क्या है, हमारा ग्रोथ पाथ. अब इस ग्रोथ को अडॉप्ट करने के दो तरीके हैं. पहला, या तो हम शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल करेंगे तो हमारा पाथ क्या होगा, D से E. B से E पॉइंट पर पहुंचेंगे एंड E से जाएंगे G पॉइंट पे, फिर अगेन G से H एंड देन K, यानी कि D E G H K, D E G H और यहाँ पे K. तो ये है अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल. अब आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से स्टार्टिंग करते हैं तो व्हाट विल बी द ग्रोथ पाथ. डी से कहां पे जाएंगे, एफ, देन जी, देन जे एंड देन यहाँ पे K इज मिसिंग. ये जहां एरो है यहाँ पे क्या होता K.
तो डी, एफ, जी, जे, के, ये कौन सा पाथ होता है हमारा ग्रोथ पाथ? अगर हम किस स्ट्रेटेजी को पहले अडॉप्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वंस अगेन एक्सप्लेन कर रही हूं आपको ये डायग्राम फिर से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल से इनिशिएट करते हैं अनबैलेंसिंग करना अपनी इकोनॉमी को, तो हमारा ग्रोथ पाथ क्या होगा? डी, ई, जी, एच, के, यहाँ पे के आएगा। देन अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? डी, एफ, जी, जे एंड के। सो दिस विल बी द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल को अडॉप्ट करते हैं तो दिस विल बी द पाथ। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को करते हैं, यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल की शॉर्टेजेस करते हैं, तो देन डी, एफ, जी, जे, के। नाउ नेक्स्ट, अब हमने कहा कि टेंशंस क्रिएट होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसइक्विलिब्रियम होएगा, जिससे अनबैलेंसिंग होएगी, जिससे कि इकोनॉमी ग्रोथ पाथ की ओर आगे बढ़ेगी। कैसे? अब इसको समझने के लिए हमें समझना जरूरी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस। लिंकेजेस से आप शब्द से समझ ही गए होंगे, लिंकेज आपस में जुड़े हुए। अब कोई भी इंडस्ट्री है वो अकेले अपने आप में एक अलग से यूनिट नहीं है, सब इंडस्ट्रीज एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। सो व्हाट इज बैकवर्ड लिंकेजेस? तो पहले इसको समझते हैं। When an industry develops, then all those industries also develop which supply raw material to it. अगर ए इंडस्ट्री हम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट से वो सभी इंडस्ट्रीज का विकास भी हो जाएगा जो ए इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो ये कौन सा लिंकेज हुआ? दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। यानी कि ए इंडस्ट्री के विकसित होने से वो सभी इंडस्ट्रीज भी विकसित हो जाएंगी जो ए इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। फॉर एग्जांपल, विद सेटिंग अप ऑफ स्टील प्लांट्स, डिमांड फॉर आयरन, कोल एंड अदर इनपुट्स बाउंड टू गो अप। यानी कि अगर हम स्टील प्लांट को एस्टैब्लिश करते हैं तो आयरन और कोल की मांग भी बढ़ जाएगी। तो स्टील प्लांट की डेवलपमेंट के साथ साथ आयरन और कोल की इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लिंकेज की। यानी कि जब हमने निवेश किया, उस निवेश की वजह से, अगर हमने ए इंडस्ट्री में निवेश किया तो उसकी वजह से बी और सी इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ। दैट मीन्स दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। यानी कि when goods produced in an industry serve as raw material to other industry, यानी कि ए इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होती है वो बी और सी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। ए की प्रोडक्शन अगर बी और सी एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है तो वी विल कॉल इट एज अ फॉरवर्ड लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टील प्लांट लगाते हैं तो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां पर की ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनती है या हैवी मशीनरी बनती है जो कि स्टील का इस्तेमाल करती है, वो सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी। स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से मशीन, टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज का भी विकास होगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज स्टील को एज अ इनपुट यूज करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। यानी कि एक स्टील की इंडस्ट्री ने एज अ बैकवर्ड लिंकेज आयरन को और कोल की इंडस्ट्री को डेवलप किया, और एज अ फॉरवर्ड लिंकेज
मशीन, टूल्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। तो हम समझ गए कि एक स्टील की इंडस्ट्री में निवेश करने से और कितनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की वजह से फायदा होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि हमने एक ही इंडस्ट्री में निवेश करके बाकी की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए रास्ते खोल दिए। सो हरीशमैन कहते हैं कि हमें ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कि अभी हमने यहाँ एग्जांपल ली स्टील इंडस्ट्री की, तो हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को चूज करना चाहिए जिसका मैक्सिमम लिंकेज इफेक्ट हो, जिससे से ज्यादा इंडस्ट्रीज को फायदा हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज चूज करनी चाहिए जो लास्ट में हो, लास्ट इंडस्ट्रीज टू बी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, ताकि वो अपने आप ही उससे पीछे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। तो लास्ट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं? तो हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, और उन इंपोर्ट एनक्लेव इंडस्ट्रीज भी हम उनको कहते हैं, लास्ट इंडस्ट्रीज को। और हमें इस तरह से इसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए कि वो अपने देश में ही हम प्रोडक्ट्स को पैदा कर सके, जिससे कि हम एक आत्मनिर्भर वाली स्थिति को भी प्राप्त कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हरीशमैन सेड। नाउ वी कम टू द मेरिट्स। रियलिस्टिक है, नजदीक है रियलिटी के। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्रीज और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है। इससे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ मार्केट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी मिलेंगी, साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये बहुत ही क्लोज टू रियलिटी है। इन्वेंशंस बढ़ेंगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसका लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम है। सेल्फ रिलायंट होंगे हम, आत्मनिर्भर बनेंगे, हम सरप्लस जनरेट करेंगे जिससे कि अनबैलेंस ग्रोथ और तेजी से बढ़ सके। हम अपने सीमित साधनों का ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात की गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। नाउ वी कम टू द क्रिटिसिज्म। अब वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं टेंशन क्रिएट करो, जिस इक्विलिब्रियम क्रिएट करो, लेकिन कितना, हाउ मच, उसकी इंटेंसिटी, ये इन्होंने उसकी कोई डिग्री और इंटेंसिटी नहीं बताई। बहुत ज्यादा एम्फोसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दिया गया, जबकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं। और इन्फ्लेशन की भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी इंडस्ट्रीज अगर मेन इंडस्ट्री के साथ कोप अप ना कर पाए तो इन्फ्लेशन की समस्या भी हो सकती है, और कई बार कुछ क्षेत्रों में वेस्टेज भी हो सकती है रिसोर्सेज की। और जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये इम्बैलेंसेस क्रिएट हो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए स्ट्रेटजी बेटर है, लेकिन डेवलप्ड में हो सकता है कि ये पॉसिबल नहीं। और इनिशियल स्टेजेस में और भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी है कि क्या पता हम उस डिसइक्विलिब्रियम को परमानेंटली खत्म कर पा रहे हैं या नहीं। बेसिक फैसिलिटीज की कमी पाई जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, और उनको एकदम से दूसरी इंडस्ट्रीज को, जो जिस इंडस्ट्री में हमने निवेश किया है उसके साथ कोप अप करने में टाइम लगता है। लिंकेजेस इफेक्ट्स को भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इग्नोर किया गया, क्योंकि जो एग्जांपल ली गई है हरीशमैन के द्वारा वो स्टील इंडस्ट्री की ली गई है, और कहते हैं डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहां सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, और ये प्राइवेट सेक्टर में ही संभव है कि आप टेंशन और डिस्प्रपोर्शंस क्रिएट कर सको। तो हमने दोनों थियरीज को जान लिया, बैलेंस्ड को भी और अनबैलेंस्ड को। अब कौन सी बेहतर है? तो वो कहते हैं इस डिबेट का, इस कंट्रोवर्सी का कोई भी अंत नहीं है। हमें पता है कि जो हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसमें हमें खूब लंपीनेस और बिग पुश की जरूरत है, बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जबकि इम्बैलेंस में हमें कम निवेश के साथ भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर
अगर सिमिलैरिटीज की बात की जाए, दोनों का मकसद एक ही है, देश का आर्थिक विकास। तो एक में बड़ी निवेश के साथ हम जुड़े हुए हैं, दूसरे में कम निवेश के साथ, और दोनों ही अज्यूम करके चलती हैं थ्योरीज की सप्लाई ऑफ फैक्टर्स इज इलास्टिक, बट रियलिटी में जो सप्लाई है दे आर इन इलास्टिक। और डिसिमिलैरिटी की बात की जाए तो जो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी और डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके फेवर में है, और जो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी है दैट इज मोर फेवरेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बैलेंस में खूब निवेश चाहिए, अनबैलेंस में हमें कम निवेश चाहिए। और जो अंडर बैलेंस ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय बैलेंसिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जबकि अनबैलेंस में किसी एक सेक्टर में हम टेंशंस, डिसइक्विलिब्रियम और इम्बैलेंस क्रिएट करके अचीव कर सकते हैं। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है, और अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड इन शॉर्ट रन। सो जो मेन ऑब्स्टेकल है बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में वो है लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी में मेन ऑब्स्टेकल क्या है, डिसीजन कि कहां पे निवेश पहले किया जाए। सो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि कौन सी बेहतर है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि हमने बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है या अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। तो इस टॉपिक को अगर आप और ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप द थियरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बाय W.A. लुइस, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। Then problem of capital formation in underdeveloped countries by Ragnar Nakse, and economic development by Kinjal Berger. Similarly, growth and development by K.P. Thirlwall, planning for steady growth by Mathur, economics of development and planning by R.K. Lekhi, the strategy of economic development by Harishman, and economics progress in underdeveloped countries by Singer. तो ये मेन बुक्स हैं जिनको कि आप फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस। तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? व्हाट इज बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, व्हाट इज अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, व्हाट आर द लिंकेजेस इफेक्ट्स, व्हाट आर द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर डेवलपमेंट, व्हाट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज सोशल ओवरहेड कैपिटल, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, explain the development path, critically explain unbalanced growth strategy, and the most important one, what is the difference between balanced and unbalanced growth strategies, which of the two is better for initial stages of development. So this is all about the questions that can be asked in the examination. Short answer or long answer, both type of the questions can be asked in the examination. So this is all about today's topic, theories of balanced and unbalanced growth. Thank you.